विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है, तो पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो हमें पत्र लेखन का जो प्रश्न है वह सही तरह से पढ़ना चाहिए। पत्र लेखन में अगर नाम पता बताया गया हो तो उसी नाम पते पर हमें पत्र लिखना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, 15 विवेकानंद सोसाइटी विसनगर से स्मिता अपनी सूरतवासी सहेली जागृति को हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। तो यहाँ पर कौन किसे पत्र लिखता है यह बताया है। स्मिता विवेकानंद सोसाइटी विसनगर से अपनी सहेली जागृति को पत्र लिखती है। इसलिए भले ही हम पत्र लिखते हैं, लेकिन हमें कौन सा नाम लिखना होगा? स्मिता का। स्मिता 15 विवेकानंद सोसाइटी विसनगर, और लिखने वाले का नाम पता राइट साइड को लिखना होगा। इसीलिए यहाँ पर 15 विवेकानंद सोसाइटी विसनगर स्मिता यह राइट साइड पर लिखा गया है। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जिसे हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जागृति जो सूरतवासी है उसका नाम लेफ्ट साइड पर लिखा गया है। वह अपनी सहेली जागृति को किस बारे में पत्र लिखती है, तो हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए और हिंदी बोलने का अनुरोध करती है। तो हिंदी बोलने का अनुरोध करने से पहले वह हिंदी भाषा का महत्व समझाती है। तो उसमें कौन से मुद्दे आवश्यक हैं, तो आजकल समाज में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है और इसी कारण सब अपने अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इसी कारण बच्चे गुजराती भाषा मातृभाषा जो है वह भूल रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वह भी उसे बोलना नहीं आता। तो स्मिता अपनी सहेली जागृति को हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए कहती है कि हमारे समाज में अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन हिंदी पढ़ना व्यर्थ नहीं है। हमें गुजरात में गुजराती भाषा काम आती है, लेकिन गुजरात से बाहर अन्य प्रांत में लोगों से मिलने पर हिंदी भाषा ही हमें काम आती है। वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी व्यर्थ है। एक हिंदी भाषा ऐसी है जो लगभग सारे देश के लोगों को आती है। वह अच्छी तरह से बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और इसी कारण हिंदी का ज्ञान हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस होने नहीं देता। इसके द्वारा हम यानी हिंदी भाषा के द्वारा हम सभी लोगों से हिल मिल सकते हैं, उनसे आसानी से बातचीत कर सकते हैं। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर रखती है उसे हमें सीखना ही चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। तो यह बात लिखना जरूरी होता है, वह हिंदी भाषा का महत्व है। तो यह टॉपिक पत्र में आना ही चाहिए। दूसरा है कहानी लेखन। कहानी में हमें जो मुद्दे दिए गए हैं उस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। तो मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखकर सीख भी लिखनी चाहिए और शीर्षक भी देना चाहिए।
कई बच्चे शीर्षक अंत में लिखते हैं, तो वह सही नहीं है। शीर्षक यानी शीर्ष के समान कहानी के ऊपर ही लिखा जाता है। यहाँ पर उत्तर एकता में बल ऐसा लिखा गया है, यह शीर्षक है, तो यह भूल आपकी न हो इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बूढ़ा किसान, 4 लड़के आपस में झगड़ना, किसान की मृत्यु नजदीक आना, बूढ़ा चिंतित, पुत्रों को पास बुलाना, रस्सी के 2 टुकड़े के तारों देना, एक में से सूत को अलग करना, वह टुकड़ा आसानी से टूटना, दूसरा टुकड़ा नहीं टूटा, सीख एकता में बल। तो यहाँ संप का महत्व बताया गया है और यह समझाने के लिए हमने कई कहानी पढ़ी है, उसमें यह कहानी भी आपने भी पढ़ी ही है कि एक किसान के 4 बेटे थे, चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान वृद्ध हो गया था, उसकी मृत्यु नज़दीक आ पहुंची थी। उसे चिंता थी अपने बेटों की, क्योंकि वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसे समझाने की कोशिश करने पर भी वह समझते नहीं थी। एक बार किसान लकड़ी की गट्ठी मंगवाकर उसे तोड़ने के लिए कहते हैं। लकड़ी की गट्ठी, कई लकड़ियाँ एक होने के कारण नहीं टूटती। फिर किसान एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहता है, तो एक एक लकड़ी अलग होने के कारण आसानी से टूट जाती है। तो यही बात समझाने के लिए यहाँ पर सूत का उदाहरण दिया है। सूत यानी सूतर का धागा, सूतर के कई धागों मिलकर एक रस्सी बनती है। रस्सी को तोड़ना मुश्किल है, जबकि एक सूत के एक धागे को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर अलग तरीके से दी गई है। यहाँ पर शीर्षक भी एक ही है, एकता में बल, संप का महत्व। उसी प्रकार हमारा तीसरा मुद्दा है वृक्षारोपण एक आवश्यकता। वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है, तो हमें वृक्ष का महत्व समझाना चाहिए, ताकि वृक्षारोपण हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है यह समाज के लोग सब समझ सके। वृक्ष मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। वृक्ष प्रकृति की संपदा है। मनुष्य प्रकृति की गोद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका प्रकृति के साथ अटूट संबंध है। ईश्वरीय सृष्टि की अलौकिक रचना है प्रकृति। उसे हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आश्रित है। वृक्ष की लकड़ी विभिन्न रूप से मनुष्य के काम आती है। सभी प्राणियों का जीवन वृक्ष पर निर्भर होता है। वृक्ष से हमें फल फूल, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती है। शुद्ध वायु भी हमें वृक्ष से ही प्राप्त होती है। वृक्ष वर्षा में भी सहायक होती है एवं भूमि को उर्वरक बनाते हैं। प्रदूषण को दूर करने में भी वृक्ष का अधिक महत्व है। वृक्ष बाढ़, सूखा एवं मिट्टी के कटान आदि आपत्तियों से भी हमें बचाती है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को देव मानकर पूजा की गई है। इस प्रकार हमें प्रकृति का स्वागत करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।
यदि हमें मनुष्य जाति को बचाना है तो वृक्षों को बचाना जरूरी है, अर्थात हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। एक बच्चा एक पेड़ का नारा लगाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षों के कटाव से वन्य क्षेत्र की कमी आई है। हमें इस कमी को पूरा करने के लिए हर रोज एक पौधा लगाना चाहिए। वृक्ष वातावरण में उड़ रही धूल को रोकते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। भूमि पर वृक्षों को लगाना कृषि वानिकी का रूप है। पशुओं के लिए हरा चारा तथा खाना बनाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराता है। वन विहीन क्षेत्रों को ढकने के लिए घने और तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों का चुनाव करना चाहिए। हरे चारे वाले वृक्षों एवं पौधों को लगाना चाहिए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं तेजी से बढ़ती औद्योगिक इकाइयाँ, मशीनीकरण एवं शहरीकरण के कारण वनों का जो तीव्र गति से ह्रास हुआ है, उससे समस्त विश्व चिंतित है। वृक्षारोपण का उद्देश्य केवल वृक्षों को लगाना ही नहीं, परंतु वृक्षारोपण करने के बाद उनकी उचित देखभाल भी आवश्यक है। स्वयंसेवी युवकों का संगठन बनाकर हमें वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार जिस मुद्दे पर हमें लिखना होता है उसका महत्व हमें समझाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।